नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। कल हमने जो डिस्कशन किया था उसके आगे की बात हम करने जा रहे हैं। हमने जो बात की थी उसके अंतर्गत जो पर्वतीय प्रदेश था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज की क्लास में हमको जो डिस्कस करना है वो डिस्कशन है दक्षिण के पठार का। मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज कराना चाहता हूँ। कल भी जैसा कि हमने किया था, हमने शुरुआत की थी हिमालय से। और हमने उससे पहले अगर जाएं तो हमने बात की थी कि भारत का विभाजन हम जब करते हैं तो चार भागों में उसको बांटते हैं: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठार, दोनों के बीच का विशाल मैदान और तटवर्ती मैदान और द्वीप समूह। तो उसमें से जो पर्वतीय प्रदेश था उसको हमने कई खंडों में बांट के पढ़ लिया है। और अब हमारा जो अध्ययन है वो हम चल रहे हैं दक्षिण के पठार पर। तो दक्षिण के पठार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग मुझे एक बार बताएं कि सारा कुछ सही चल रहा है, आवाज वगैरह सब आ रही है कि नहीं आ रही है। चलिए, दक्षिण के पठार की अगर हम बात करें तो ये भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे पुराना पठार है, प्राचीनतम पठार है। प्राचीनतम पठारों में से एक इसको माना जाता है पूरे विश्व में। केवल भारत की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। इसका जो निर्माण हुआ है आर्कियन काल की चट्टानों से हुआ है। आर्कियन काल की चट्टानों से बना और कोई भी भाग समुद्र के नीचे इसका नहीं डूबा है। ये एक्सेप्शन बस केवल एक है, पूर्वी घाट के पास कुछ स्थानीय निमज्जन है उसके प्रमाण मिले हैं। बाकी कुछ भी इसका कभी भी क्या है, वो समुद्र के नीचे नहीं डूबा है। अगर हम टेक्टोनिक दृष्टिकोण से, विवर्तनिकी की दृष्टिकोण से देखें तो ये शांत क्षेत्र है। लेकिन एक अपवाद यहां पर भी है कि कोयना और लातूर में भूकंप आया था। तो कोयना और लातूर का भूकंप ये सिद्ध कर देता है कि कोई क्षेत्र पूर्ण रूपेण शांत नहीं होता है। इसीलिए बार बार आपसे ये पूछा भी जाता है। अब कोयना और लातूर के भूकंप से एक प्रश्न चिन्ह ये लगा। इसके उत्तर में हम देखें तो अरावली, कैमूर, राजमहल, शिलोंग ये पहाड़ियां मिलेंगी। और दक्षिण में आप देखेंगे तो कन्याकुमारी है, इससे इसकी सीमा बनती है। पूर्वी घाट, ये पूर्वी घाट अवशिष्ट रूप में है। और पश्चिमी घाट ये कगार या ब्लॉक माउंटेन के रूप में है। एक ब्लॉक पर्वत है जो पश्चिमी घाट की स्थिति है। इस मैदान से सटे पश्चिमी घाट में पर्वत की जो स्थिति है वो कैसा पर्वत है, ये एक ब्लॉक पर्वत है। ठीक है। अब पश्चिमी घाट एक ब्लॉक पर्वत है। अगर आपसे ये कहा जाता है कि सही है तो आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही है। और अफ्रीका से अलग होने पर अरब सागर में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ और इसी से पश्चिमी घाट भ्रंश कगार के रूप में बच गया। इसीलिए भ्रंश कगार के तौर पर पश्चिमी घाट पाया जाता है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? वेस्ट कोस्ट ब्रोकन एज ऑफ गोंडवाना लैंड। ये क्या है? ब्रोकन है, ब्रोकन है, ब्रोकन ब्रोकन एज है। एज माने किनारा, किनारा, तो उसके किनारा क्या है? टूटा हुआ है। तो भ्रंश कगार के रूप में ये बच गया। बात समझ में? अब दक्षिण भारत की पठार के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये आपका पूरा मैप है। यहाँ पर देखिए ये अरावली श्रेणी है जो इसका उत्तरी और पश्चिमी किनारा ये बनाती है। इधर ये मालवा पठार है, ये बिंद क्षेत्र है, छोटा नागपुर, सतपुड़ा। यहाँ सवाल पूछा जाएगा, ऐसे क्रम पूछ लिया जाता है। तो अरावली, मालवा, बिंद, छोटा नागपुर, अरावली, मालवा, सतपुड़ा, दक्कन, और फिर यहाँ पर आप ऐसे नीचे चले आएंगे। ठीक है ना? इस तरीके से क्रम उत्तर से दक्षिण। ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। छोटा नागपुर पठार की अवस्थिति यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अरावली की अवस्थिति यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बाकी अरावली के बाद में मालवा, बिंद, छोटा नागपुर, इस तरीके से क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाता ही है। ठीक है। अब एक एक करके इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे अरावली के बारे में कुछ चीजें हमको पढ़ना है। प्रायद्वीपीय भारत के पर्वतों को हम जब बांटते हैं तो अरावली सबसे पहले उसमें आता है, सबसे महत्वपूर्ण भी है। इसको याद रखने का सबसे जो ये विजुअल्स है, विजुअल्स में आप देखेंगे कैसे आपको मतलब दिमाग में कैसे बिठाना है, आपके दिमाग में कैसी इमेज बननी चाहिए। तो नर्मदा और ताप्ती फ्लो विद इन द क्रैक्स रिफ्ट वैली। ये जो नर्मदा है और ताप्ती, ये सवाल बार बार आपको मिलेगा, बार बार सवाल मिलेगा। ये आपकी नर्मदा और ये ताप्ती, ये किससे बहती हैं? ये भ्रंश घाटी से बहती हैं। हालांकि नदियों में हम इसको पढ़ेंगे, भ्रंश घाटी से बहती हैं, है ना। और जो अदर्स हैं वो फ्लो डाउन द स्लोप, और बाकी जो है वो ढाल के अनुसार बहती हैं। ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा, ये अक्सर आपसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं अरावली पर्वत की।
पहले ही हमने बताया कि एक ये अवशिष्ट पर्वत है। कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है, रेजिडुअल ये माउंटेन है, और विश्व की प्राचीनतम कैसे पर्वत? मोड़दार पर्वत। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, फोल्ड माउंटेन, मोड़दार पर्वतों में से एक ये माना जाता है। 1100 किलोमीटर लंबाई है, दिल्ली से अहमदाबाद तक ये विस्तृत पाया जाता है, और उदयपुर के निकट जरगा और दिल्ली के निकट ये दिल्ली की पहाड़ियां, दिल्ली की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। जो सर्वोच्च शिखर इसका है दैट इज गुरु शिखर। वो क्या है? गुरु शिखर है, और ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। गुरु शिखर जो है ये माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। तो 3-4 सवाल यहां से बनते हैं कि सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर है, और ये कहां पर स्थित है? माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। माउंट आबू के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक स्थान है। यहाँ की जलवायु बहुत स्वास्थ्यवर्धक है, और यहीं पर ब्रह्म कुमारियों का मुख्यालय पाया जाता है। विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली भी यहीं पर लगाई गई है। ठीक है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर ये प्रसिद्ध धर्म स्थल है, ये भी माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये भी माउंट आबू में स्थित है। अब अरावली के बारे में याद रखना है, ओल्डेस्ट फोल्ड। दो चीजें याद रखेंगे, ओल्डेस्ट और कैसा है? फोल्ड। फोल्ड का मतलब मोड़दार पर्वत, है ना? तो और ये ग्राउंड फादर ऑफ माउंटेन्स, ग्रैंड फादर, ग्राउंड नहीं ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर ऑफ माउंटेन्स, ये पितामह माना जाता है, उनका ग्रैंड फादर माना जाता है। किसका? जो पर्वत है उनका। ठीक है। तो ग्रैंड फादर ऑफ माउंटेन्स, यहाँ पे कोई ग्राउंड वाटर की बात नहीं हो रही है, बट ग्रैंड फादर। ठीक है। दूसरा जो है वो पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा है ये पश्चिमी घाट कहते हैं, इसको पूर्वी घाट कहते हैं। तो अगर हम पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ें तो हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी भारत में अगर देखेंगे तो 1500 किलोमीटर लंबी, ये सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर हिमालय। और ताप्ती नदी घाटी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक इनका विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये तापी है, यहाँ से शुरू होता है, और नीलगिरी पहाड़ी यहाँ पर पाई जाती है, यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये विस्तार आप ध्यान रखेंगे, दिमाग में बिठाते चलिएगा। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर देखिए ये आपको पता होना चाहिए कि सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री दो भागों में इसको बांटा जाता है। तो 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है वही इसको उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में इसको बांटते हैं। उत्तरी सह्याद्री यानी कि इसका जो ये आपका पश्चिमी घाट है, इसका यहाँ पर अगर ये 16 डिग्री है, गोवा से होकर ये गुजरता है। 16 डिग्री अगर हम बात करें तो उत्तरी सह्याद्री ये वाला हिस्सा होगा, ये नॉर्थ सह्याद्री होगा, और ये साउथ सह्याद्री होगा। तो ऊपरी सतह पर लावा के निक्षेप पाए जाएंगे उत्तरी सह्याद्री में, और यहाँ पे कालसुबाई जो है ये 1646 मीटर, ये सर्वोच्च शिखर उत्तरी सह्याद्री का, इसी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कई बार सवाल पूछे गए हैं। दक्षिणी सह्याद्री में जब आप आएंगे तो ये आर्कियन चट्टान से निर्मित है, और यहाँ पर कुद्रेमुख जो कि 1892 मीटर की ऊंचाई पर है, ये सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरा सर्वोच्च शिखर पुष्पगिरी है, दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर है पुष्पगिरी, और पुष्पगिरी के पास ही यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पुष्पगिरी के पास ही कावेरी नदी का उद्गम होता है। ठीक है। तो नॉर्थ में लावा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो है वो क्या है? ये लावा वाला क्षेत्र है। और अगर साउथ में आप आएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आर्कियन है, आर्कियन। अब यहाँ पर देखिए जहाँ पर लावा होगा, लावा वाले क्षेत्र में ब्लैक सॉइल पाई जाएगी, ब्लैक सॉइल, और जहाँ पर ब्लैक सॉइल पाई जाएगी वहाँ पे कॉटन की खेती होगी। और यहाँ पर क्या होगा? आर्कियन है, आर्कियन जहाँ पे होगा वहाँ पे हार्ड रॉक पाई जाएगी, यहाँ पे जो चट्टाने पाई जाएंगी वो कठोर चट्टाने पाई जाएंगी। ठीक है। आगे अगर हम बढ़े तो नीलगिरी घाट के बारे में हमको देखना चाहिए। ये जो स्थिति है नीलगिरी घाट और दक्षिण भारत की चोटियों के बारे में बात करें तो दिस इज नीलगिरी घाट, ये नाट है, नीलगिरी की नाट है। एक स्थलाकृतिक घाट है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके आपस में मिलते हैं। इधर से पूर्वी घाट और इधर से पश्चिमी घाट, इनका मिलन होता है नीलगिरी नाट पर। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है दोद्दा बेटा। सर्वोच्च शिखर यहाँ का क्या है? दोद्दा बेटा। और ये 2623 मीटर ऊंचाई वाला है, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च शिखर जो दक्षिण भारत का है वो अनाईमुडी है। तो अनाईमुडी
ये क्या है, ये हाईएस्ट है, और जो दोदा बेटा है, दोदा बेटा, दोदा बेटा ये सेकंड हाईएस्ट है, दिस इज सेकंड हाईएस्ट, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये अनाईमुडी पर्वत की ये चोटी है, इसकी स्थिति नीलगिरी के दक्षिण में है। जो अनाईमुडी पर्वत की जो चोटी है वो कौन सी है, अन्नामलाई पर्वत, मतलब सॉरी, अनाईमुडी जो है वो अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अनाईमुडी है ये अन्नामलाई पर्वत की चोटी है, अन्नामलाई पर्वत की चोटी है। कौन, ये अनाईमुडी, और नीलगिरी के दक्षिण में केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये अनाईमुडी की अवस्थिति कहाँ है, केरल प्लस तमिलनाडु, इसके बॉर्डर पर ये पाई जाती है। अब यहाँ पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जो ऑर्डर अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले अनाईमुडी ए, फिर ये सबसे हाईएस्ट है, और फिर दोड़ा बटा डी, ये इसके बाद में, ए के बाद डी आता है ना, तो यहाँ पर ए आप याद रखिए, ये ए ये फर्स्ट हो जाएगी, और उसके बाद में ये डी। अब आपसे पूछा जाएगा अनाईमुडी, अनाईमुडी तो अन्नामलाई पर्वत पर है, अनाईमुडी, ए फॉर अनाईमुडी और ए फॉर अन्नामलाई, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज यहाँ पर है कि ऊंची कौन सी है, तो अनाईमुडी सबसे ऊंची है, और उसके बाद में डी, उसके बाद में कम्स आफ्टर ए, तो ये दोदा बेटा सेकंड लार्जेस्ट है। और ये देखिए नीलगिरी जो है ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट यहीं पर आके मिलते हैं, इसलिए इसको जाना जाता है। अब यहीं पर ये आपका नीलगिरी हो गया, इसके यहां पर आप आएंगे तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ये अन्नामलाई है, अन्नामलाई है, और यहां पर आप आएंगे ये यहां इस जगह पे, तो ये कार्डमम है, कार्डामम की पहाड़ियां हैं, और यहां पर आप आएंगे तो ये नागरकोयल पहाड़ियां हैं, नागरकोयल, नागरकोयल पहाड़ियां यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक क्रम मैं आपसे फिर से बताना चाहता हूं कि दक्षिणी विस्तार को अगर देखेंगे तो ये अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में अन्नामलाई, अन्नामलाई के बाद में ये कार्डमम, और उसके और दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ियां, ये अंतिम छोर है। तो अगर ये क्रम पूछा जाए कि सबसे दक्षिण में इसमें क्या है, तो आप बताएंगे कि नागरकोयल है। ठीक है, और अगर ये अन्नामलाई है तो यहाँ पर देखिए ये पालनी पहाड़ियां पाई जाती हैं, और यहीं पर ये कोदाई कोनाल स्थित है, यहीं पर क्या स्थित है, कोदाई कोनाल स्थित है। बात समझ में? तो कार्डेमम पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी अवस्थिति को जब आप देखेंगे, दिमाग में आप एक बार बिठा लेंगे तो ये आपके गलत नहीं होंगे। कोडाई कोनाल जो है ये एक हिल स्टेशन है, ये स्वास्थ्य वर्धक ये क्या है, स्थान है, एक हिल स्टेशन है। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, तो इसी पालनी पहाड़ी पर स्थित है। कोदाई कोनाल कहां पर स्थित है, पालनी पहाड़ी पर स्थित है, और स्टेट कौन सा है, ये तमिलनाडु है, स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु है, ध्यान रखिएगा। तो अन्नामलाई के दक्षिण में पालनी पहाड़ी में ये आप देखेंगे, ये उत्तर पूर्व दिशा में ये अन्नामलाई के दक्षिण में पालनी पहाड़ी विकसित होती है। यहाँ पर ये अन्नामलाई है, और इसी के उत्तर पूर्व दिशा में, ये दिशा कौन सी है, उत्तर पूर्व दिशा, आप समझिए ये नॉर्थ होती है, तो ये साउथ, और ये आपकी ईस्ट होती है, और ये वेस्ट। तो अगर ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, और यहाँ पर याद रखना है कि कोदाई कोनाल एक हिल स्टेशन है पालनी पहाड़ी पर, और ऊटी जिसको उतक मंडलम कहते हैं ये नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और ये कहाँ है, तमिलनाडु में। ये भी, ये कहाँ पर है, नीलगिरी। तो ऊटी कहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़ी पर है, ऊटी कहाँ पर है, नीलगिरी पहाड़ी पर है। ठीक है, तो कोदाई कोनाल पालनी पे है, कोदाई कोनाल पालनी पे है, और ऊटी कहाँ पर है, नीलगिरी पे। अब यहाँ पर ये नहीं भूलना है आपको, कोदाई कोनाल पालनी पे है, और नीलगिरी कहाँ पर है, ऊटी कहाँ पर है, नीलगिरी। कोदाई कोनाल पालनी, और ऊटी कहाँ पर है, नीलगिरी, ये ध्यान रखना है आपको। अब पश्चिमी घाट के जलप्रपातों के बारे में अगर हम बात करें, और दर्रे इस पे जो पाए जाते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे ये पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखें तो एक है शरावती नदी का गोरसप्पा, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ये जो है भारत के ऊंचे जलप्रपात में से एक है। ठीक है, सबसे ऊंचा, यहां पर मत कहिए, ये ऊंचा जलप्रपात है, भारत के
ऊंचे जलप्रपातों में से एक ये पाया जाता है, माना जाता है। ठीक है, तो ये भारत के ऊंचे जलप्रपातों में से एक है। बाकी एक जगह पे हम जलप्रपात पूरा साथ में करेंगे अंत में, तो आपको क्रम हम वहां पे बताएंगे। दूसरा, अगर हम यहाँ पे पास के बारे में बात करें तो ये मोर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सैनिकोट्टा, ये 4 दर्रे हैं जो अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो थाल घाट ये नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है ना। अगर कोलकाता से मुंबई आपको जाना है तो उस मार्ग पर आपको ये मिलेगा। कोलकाता से मुंबई जाने वाला जो मार्ग है यहाँ से, और मुंबई जाने वाला जो मार्ग है, तो ये थाल घाट के भी उससे होकर ही गुजरेगा, क्योंकि ये नासिक को मुंबई से जोड़ने का काम करता है। थाल घाट के दक्षिण में है भोर घाट, ये मुंबई को पुणे से, तो ये नासिक, नासिक के बाद में मुंबई, मुंबई के बाद में ये पुणे। ठीक है, फिर पाल घाट, ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। ठीक है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है, और कोच्चि और चेन्नई को जोड़ने का काम करता है। कहां पर है? केरल में। अब देखिए, भोर घाट महाराष्ट्र में, थाल घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट जब आप आए तो पाल घाट आपको केरल में मिलेगा। और फिर सेनकोट्टा दर्रा, ये नागरकोइल, यहाँ पर देखेंगे ना, ये नागरकोइल और कार्डमम पहाड़ियों के बीच में, ये कार्डमम पहाड़ियां, ये नागरकोइल, तो यहाँ पर आपका सेनकोट्टा दर्रा है, तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाएगा, वो सवाल ये है, आपसे पूछा जाएगा, याद रखिए, था भो पास, था भो पास, है ना। थालघाट, भोरघाट, पालघाट और फिर सेनकोट्टा, ये नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, ये यहाँ पर अवस्थिति है। इसको आपको ध्यान में रखना है, अक्सर सवाल यहाँ से बन जाते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। ठीक है, पूर्वी घाट में आप देखेंगे तो इसके बाद में ये, अगर इस पर हम बात करें तो यहाँ पे, एक मिनट, पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दर्रों के बारे में हमको अलग से डिस्कशन करना है, एक लिस्ट पूरी आपको हम बताएंगे, तो वहां पर वो सारी चीजें आ जाएंगी। पूर्वी घाट जो है ये उड़ीसा से शुरू होता है और तमिलनाडु तक इसका विस्तार पाया जाता है। प्राचीन मोरदार पर्वत का ये अवशिष्ट रूप है, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्वी घाट प्राचीन मोरदार पर्वत है और अवशिष्ट रूप है उसका। पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक अपर्दन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर इरोजन क्या हुआ है? ज्यादा हुआ है। पश्चिमी घाट की तुलना में ऊंचाई क्या है? कम है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है और पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है तुलनात्मक तौर पर। लगभग समाप्त हो चुकी है यहाँ पे निरंतरता, यानी कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूअस है। निरंतरता इसमें नहीं पाई जाती है, जगह जगह कटाव पाया जाता है। क्यों? कारण क्या है? कथन कारण का सवाल पूछा जाए तो वो कारण है कि यहाँ पर क्या हुआ है? अपर्दन बहुत ज्यादा हुआ है। तो जब अपर्दन ज्यादा होता है तो यहाँ पर ये डिसकंटिन्यू हो गया है। गोदावरी, कृष्णा, ये सब नदियां हैं वहां पर जो बहती हैं, और उनको काट काट के इन्होंने क्या कर दिया है? चौड़ा कर दिया है। ऐसे नदियां जब बहती हैं तो ये पूरे क्षेत्र को इसने क्या किया है? काट दिया है। ईस्टर्न घाट ये ब्रोकन वाल है, कट बाय रिवर्स। किसके द्वारा काटा गया है? रिवर्स के द्वारा इसको काट दिया गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर, अगर रिवीजन के लिए हम यहाँ पे रखें तो सर्वोच्च शिखर के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? अनाईमुडी, अन्नामलाई पर स्थित है अनाईमुडी। निम्नलिखित दर्रों का उत्तर से दक्षिण क्रम किसका सही है? तो यहाँ पर थाल, भोर, पाल, सेनकोटा, ये याद रखिएगा। कोदाई कोनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? तो मैंने आपसे क्या कहा था? पालनी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस पे स्थित है? पालनी पे। और 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर्वत श्रेणी कौन सी है जिसको 2 भागों में बांटते हैं? तो ये पश्चिमी घाट को 2 भागों में, है ना। एक आपको कहते हैं उत्तरी सह्याद्री और दूसरे को कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। गोवा के पास ये 16 डिग्री ये गुजरता है। यहाँ पर जब दक्षिण भारत की पहाड़ी और दर्रे के बारे में हम देखते हैं तो यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जैसे पालनी पहाड़ी, इस पर अलग से सवाल पूछा गया है। कोदाई कोनाल हमने आपको बताया ये कहाँ पर स्थित है? पालनी पहाड़ी पर स्थित है। औटी कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी। ये रिवीजन कर लीजिए बहुत अच्छे से। और अन्नामलाई के दक्षिण में ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ये पालनी पहाड़ी विकसित होती है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम पहाड़ी भी है और सबसे दक्षिण में नागरगोयल हिल्स है। और जोग ये शरावती नदी पर है, भारत का
ये सबसे ऊंचा है किस मामले में, सीधा गिरने वाला। अगर एक साथ ऊंचाई ले ले कि सीधा गिर रहा है तो सीधा गिरने वाले क्रम में ये सबसे ऊंचा हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूजन ये होता है कि सबसे ऊंचा आएगा तो टिक करेंगे कि नहीं, तो इसको नहीं टिक करेंगे, इसलिए मैंने कहा दर्रों में मैं बताऊंगा। लेकिन एक साथ गिरने वाले की अगर हम बात करेंगे, सीधा गिरने वाले की बात करेंगे तो सबसे ऊंचा ये हो जाएगा। फिर थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा, ये आपने तैयार ही किया है। और यहां पर ये फार्मूला बनता है कि थाली भरकर परोस सबको, उत्तर से दक्षिण थाली भरकर परोस सबको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे उत्तर में थाली यानी कि थाल घाट, भरकर यानी कि भोर घाट, परोस यानी कि पाल घाट, और सबको मतलब सैनकोटा। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, ये रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पूर्वी घाट में अगर हम बात करें तो उड़ीसा से तमिलनाडु तक हमने बात की, प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट रूप ये हमने देखा। पश्चिमी घाट की तुलना में अधिक कटा फटा है, कृष्णा गोदावरी नदियों के द्वारा इसको काटा गया है ना। और सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो चोटी है विशाखापत्तनम चोटी, है ना। और उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो महेंद्रगिरी भी यहां पर है 1501 मीटर, ये ऊंचाई है। ठीक है, अब सतपुड़ा श्रेणी दूसरी एक महत्वपूर्ण यहां पर जो आप जहां से प्रश्न बनते हैं कि ये कैसे पर्वत का उदाहरण है, तो सतपुड़ा श्रेणी भी ब्लॉक माउंटेन का उदाहरण है। नर्मदा भ्रंश घाटी इसके उत्तर में है, दक्षिण में इसके ताप्ती भ्रंश घाटी है, और ये बीच में देखिए ये उत्तर है, ये नॉर्थ है, और आपका ये साउथ है, और बीच में ये आप देखेंगे तो ये सतपुड़ा श्रेणी है, ये नर्मदा घाटी, ये ताप्ती घाटी, और इसके बीच में सतपुड़ा श्रेणी। जब दो भ्रंश के बीच में एक स्थल सीधे मतलब नीचे धंस जाए तो बीच का भाग पर्वत जैसा दिखने लगता है, तो इधर धंसा हुआ है और इधर धंसा हुआ है, तो ऊपर जो उठ गया है ये पर्वत जैसा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक माउंटेन के नाम से जानते हैं। तो सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, इधर उधर का भाग नीचे धंस गया और बीच का भाग ये ऊपर उठा हुआ है, तो ब्लॉक माउंटेन के नाम से इसको जाना जाता है। ईस्ट घाट अगर हम देखें तो नदियों द्वारा क्योंकि काट दिया गया है तो ये ब्रोकन है, और सतपुड़ा दो घाटियों के बीच में है। तो ये दो ट्रिक याद रखिएगा इस पूरे पेज में, सतपुड़ा के उत्तर में नर्मदा है और दक्षिण में ताप्ती, इन दोनों के बीच में यह है, इमेज में आपने देखा ये नर्मदा है और ये ताप्ती है, ठीक है, और इसी के बीच में आपको ये सतपुड़ा चोटी मिलेगी। अब सतपुड़ा है, सतपुड़ा के बाद में महादेव है, और महादेव के बाद में क्या है आपका मैकाल है, तो ये आपका हो गया राजपीपला है ना, ये राजपीपला, और यहीं पर ये सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा आप याद रखिए, सतपुड़ा, फिर सतपुड़ा के बाद में यहाँ पर ये महादेव, और फिर ये मैकाल। अब ये तीनों आपसे पूछे जाएंगे, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, नर्मदा और ताप्ती के बीच में ये बह रहे हैं, ठीक है। यहाँ ये सोन नदी देखिए यहीं से निकल रही है, सोन नदी इधर देखो निकल रही है, ठीक है, सोन नदी निकल रही है ना, यहीं से नर्मदा का प्रवाह, यहीं से मैकाल की जो पहाड़ियां हैं, यहीं से ये जो पहाड़ियां हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इस जगह पे आप आएंगे तो अनंत की पहाड़ियां यहाँ पर मिलेंगी, अनंता पहाड़ियां यहाँ पर आपको मिलेंगी, ठीक है। अब देखिए धूपगढ़ एक चोटी है जो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर स्थित है, धूपगढ़ महादेव पर स्थित है, जो महादेव पहाड़ी, महादेव हिल्स है वहां पर यह स्थित है। पंचमढ़ी ये हिल स्टेशन है, ये भी धूपगढ़ पर ही स्थित है, मध्य प्रदेश में अगर हिल स्टेशन आपसे पूछा जाए तो ये पंचमढ़ी है। अमरकंटक ये मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। अब जब आप मैकाल पे आएंगे तो अमरकंटक यहाँ पर आपको मिलेगी, ये देखिए अमरकंटक, यहाँ से नदियां निकलती है ना, तो ये सबसे ऊंची चोटी है। अब अमरकंटक से निकलने वाली नदियां, एक तो ये नर्मदा है जो यहाँ से निकल के वेस्ट में चली जाती है, और दूसरी है सोन, यानी ये अमरकंटक है, तो एक निकली नर्मदा, नर्मदा यहाँ पर चली आई पश्चिम में, और सोन जो निकलती है, सोन कहाँ चली गई, ये उत्तर में, ठीक है। और मैकाल पहाड़ी से तीन नदियां निकल रही हैं, लेकिन अमरकंटक चोटी से सिर्फ नर्मदा और सोन निकल रही हैं, ठीक है। नर्मदा पर धुआंधार प्रपात है, नर्मदा जो नदी है, नर्मदा पर जब एमपी में आती है ये, तो एमपी में यहाँ पर प्रपात मिलता है, और ये प्रपात कौन सा है, ये धुआंधार प्रपात है, धुआंधार प्रपात है, ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। तो अमरकंटक मदर ऑफ नर्मदा
एंड सोन। अमरकंटक, मदर ऑफ नर्मदा एंड सोन। अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदियां निकलती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर चली जाती है और सोन उत्तर की तरफ चली जाती है। ठीक है, ब्लैक पर्वत भी आपको समझ में आ गया। अब विंध्याचल और भ्रंश घाटी की बात करें तो विंध्याचल श्रेणी जो है ये विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ ये इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। ये इसके महत्वपूर्ण भाग हैं। ये पर्वत नहीं है लेकिन बल्कि ये है क्या, नर्मदा रिफ्ट वैली की ये एक खड़ी ढाल है। ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल वास्तव में पर्वत नहीं है। विंध्याचल श्रेणी नर्मदा रिफ्ट वैली की एक तरफ की ढाल है। अगर कोई रिफ्ट वैली है तो रिफ्ट वैली होगी तो एक तरफ ऊंचाई, दूसरी तरफ ऊंचाई, तो एक तरफ की ये क्या है, खड़ी ढाल है। सोन नदी की खड़ी ढाल ये कैमूर पहाड़ी। ऐसे ही सोन नदी की खड़ी ढाल है कैमूर पहाड़ी। अब देखिए यहां पर समझने की कोशिश कीजिएगा, ये नर्मदा रिफ्ट वैली है, ठीक है, और नर्मदा रिफ्ट वैली की एक तरफ की ये ढाल आप देखेंगे, ये खड़ी ढाल, और यही विंध्याचल है। ये खड़ी ढाल विंध्याचल है। बात समझ में, ये विंध्याचल है। तो ये विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल, भांडेर, कैमूर और पारसनाथ जो पहाड़ियां हैं, इन्हीं को मिला के क्या कहा जाता है, इन्हीं को कलेक्टिवली जो है ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। यहां से लेके आप यहां तक आएंगे तो ये पूरा विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये पूरा आपको ये समझ में आ जाएगा कि पहले विंध्याचल है, विंध्याचल के बाद में यहाँ पर उसके पूर्व में भांडेर है, भांडेर के बाद कैमूर है, और सबसे यहाँ पर पूरब में आपको पारसनाथ मिलेगा। और इसी कैमूर और पारसनाथ के बीच में आपको सोन नदी बहती हुई मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी विंध्याचल पर्वतमाला है। और ये यहाँ से कहाँ से निकलेगी, मैकाल, ये है ना मैकाल, मैकाल से ये सोन निकलेगी। और इधर आप देखेंगे तो नर्मदा नदी यहाँ से ऐसे ही निकलते हुए ये जाएगी। तो एक तरफ ये पूरा विकास आपको देखने को मिलेगा, ये नर्मदा नदी यहाँ से बहती हुई जाएगी। अब जो नदी की बात करें, उनके बहाव की बात करें, तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सामान्य ढाल है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। अगर पूरे प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये पश्चिम से पूर्व है। जैसे गोदावरी है, कृष्णा है, ये सब नदी पश्चिम से निकल के पूर्व तरफ ऐसे जाती है। पश्चिम से पूर्व की तरफ ये ढाल पाई जाती है। लेकिन अपवाद ये है, नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की तरफ बहती है नदियां, वेस्ट की तरफ बहती है। कारण क्या है कि ये भ्रंश घाटी से होकर, रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली ये नदियां हैं, भ्रंश घाटी से बहती हैं, इसी कारण से ये इधर की तरफ बहती हैं। तो अगर विंध्याचल पूछा जाए तो नॉर्थ साउथ के बीच में एक विभाजन का काम ये करता है विंध्याचल, ये ध्यान रखिएगा। और नर्मदा जो है ये रेवल रिवर है, स्लोप के खिलाफ ये बहने का काम करती है, यानी कि ये उल्टा बहती है। तो नर्मदा है और ताप्ती है, ये दो पश्चिम की तरफ बहती हैं, जबकि ढाल पूरब की तरफ है। इसीलिए बार बार इनको पूछा जाता है। ठीक है, बार बार इनको पूछा जाता है। अब चलिए बात करते हैं हम मालवा पठार, बुंदेलखंड पठार, इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इन पे भी सवाल पूछे जाते हैं। अब अगर हम मालवा पठार की बात करें तो मालवा पठार ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है, ये लावा निर्मित है और काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है और कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। जहाँ पर भी वॉल्केनिक ओरिजिन का कुछ भी मिलेगा, मिट्टी वहाँ पर काली, और काली मिट्टी क्या होती है, वो कपास के लिए अनुकूल मिट्टी होती है। उत्तर में ग्वालियर हिल्स और उत्तर पूर्व में इसके बुंदेलखंड पाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये मालवा प्लेटू की स्थिति आपने देखी थी ना, यहाँ पर देखिए ये मालवा आपने अभी देखा था ना यहाँ पर, अच्छा इस मैप में नहीं था, ये पालनी, ठीक है, आप ऐसे समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये मालवा है, ये देखिए मालवा का पठार, और मालवा के पठार के इधर आप आएंगे ये तो बुंदेलखंड। अब अगर बुंदेलखंड की स्थिति आपको पता है तो ये साउथ वेस्ट में ये क्या हो जाएगा, मालवा पठार, और अगर मालवा पठार पता है तो बुंदेलखंड इसके नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब मालवा पठार कहां पर मिलेगा, जो विंध्याचल की पहाड़ी आपने देखी थी ना, यहीं पर मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा था, यहां पर मिलेगा मालवा का पठार। मुझे लग रहा था कि इसमें बना हुआ है मालवा, ये मालवा का पठार है।
मालवा का पठार आपको यहां पर मिलेगा। अब दिमाग में बैठ गया होगा आपके, तो ये मालवा का पठार है, बुंदेलखंड के साउथ वेस्ट में, लावा निर्मित है, काली मिट्टी का क्षेत्र है, कपास के लिए उपयुक्त है। उत्तर में ग्वालियर हिल्स और उत्तर पूर्व में ये बुंदेलखंड पाया जाता है। अब बुंदेलखंड के पठार की अगर हम बात करें तो ग्वालियर पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच में है। इधर इधर क्या मिलेगी, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया है, ये विंध्याचल श्रेणी है। और एक तरफ इसको क्या इधर मिलेगा, ग्वालियर पठार। यहां पर क्या मिलेगा, ग्वालियर पठार, ग्वालियर, उसी के बीच में ये बुंदेलखंड का पठार स्थित है। ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। सब कुछ सही चल रहा है ना, ग्रेनाइट और नीस से बना हुआ है। चट्टाने कैसी हैं, ग्रेनाइट और नीस। यहाँ पे मृदा कैसी है मालवा पठार में, काली मृदा। और यहाँ की जो टोपोग्राफी है यानी कि स्थलाकृति है, ये चंबल नदी के बीहड़ यहाँ पर मिलते हैं। बारिश ज्यादा नहीं होती है, कठोर मृदा यहाँ पर पाई जाती है, बीहड़ वाला इलाका है। और इसी को बैडलैंड टोपोग्राफी या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रिवर ट्रेसेस मिलते हैं, सोपानी वेदिकाएं मिलती हैं, जो रेजुवेनेशन का संकेत है, पुनर्जीवन का संकेत है। किसका संकेत है, पुनर्जीवन का संकेत है। ठीक है, नदी वेदिकाएं यहाँ पर मिलती हैं, और यानी कि यहाँ पर पुनरुत्थान हुआ है, रिजुविनेशन हुआ है। और ये नीस से बनी हुई है, ध्यान रखिएगा। तो चंबल, यहाँ पे डाकू रहते हैं ना, बैंडिट, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बैंडिट, डाकू, डाकू मतलब बैंडिट, बैंडिट क्वीन आपने देखा होगा ना, तो बैंडिट। तो यहाँ पर ये कैसी भूमि है, बैडलैंड है यहाँ पर, है ना, रेवाइंस पाए जाते हैं, है ना। यहाँ पे उत्खात भूमि पाई जाती है, यहाँ की भूमि कैसी है, उत्खात भूमि यहाँ पर पाई जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे पूछा जाता है। अब दूसरा जो खंड है वो बघेलखंड और छोटा नागपुर है। बघेलखंड और छोटा नागपुर, इसको देखें अगर, तो विंध्यन श्रेणी के पूर्व में स्थित है। जब पूरा विंध्यन श्रेणी यहां तक आप आए थे, एक बार फिर से दिमाग में बिठाइए, ये सोन नदी यहां से निकल रही थी। पारसनाथ के इधर जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, बघेलखंड इधर मिलेगा। तो ये स्थिति याद रखिएगा। और अगर हम बात करें छोटा नागपुर पठार की, तो उत्तर में राजमहल हिल्स, उत्तर में आप जाएंगे तो राजमहल हिल्स, उसके बाद में दक्षिण में आप आएंगे तो महानदी, ये राजमहल हिल्स, दक्षिण में महानदी, और उत्तर पश्चिम में यहाँ पर सोन। इसके बीच में जो ये पठार है, इसको हम क्या बोलते हैं, छोटा नागपुर पठार। इसको अगर हमको देखना है तो देखिए, दामोदर घाटी, ये एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली बनाती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती है। दामोदर हुगली की एक सहायक नदी है, तो यहीं से ये बहती है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर। बहाव की दिशा देखिए, पश्चिम से पूर्व की ओर ये रिफ्ट वैली बनाती हुई बहती है। सोन नदी यहाँ से निकली थी ना, सोन नदी याद है ना, एक बार फिर से मैं मैप आपको दिखा रहा हूँ, दिमाग में तुरंत बिठा लीजिए। ये सोन नदी यहाँ से निकल रही थी, इसके पूरब की स्थिति है, इसको देखिएगा। और उसके पूरब में, यानी कि सोन नदी के पूरब में, इधर यहाँ पे देखिए, तो ये पूरी अवस्थिति पाई जाती है। दामोदर हुगली की सहायक है, और ये पश्चिम से पूर्व की दिशा में ये बहती है। और ये जो विभाजन करती है, तो छोटा नागपुर पठार को हम दो भागों में पाते हैं। इसके उत्तर में हजारीबाग और दक्षिण में आपको मिलेगा रांची। हजारीबाग को ही कोडरमा पठार के नाम से, ये जो पूरा क्षेत्र है ये आपका कोडरमा हो गया, हजारीबाग हो गया, और दक्षिण वाले को रांची पठार के नाम से हम जानते हैं। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये बहुत ही ज्यादा खनिज प्रधान क्षेत्र है। यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा पाया जाता है। खनिज संसाधन मिनरल की दृष्टि से भारत का सबसे धनी क्षेत्र जो है वो यही क्षेत्र है। कोयला भी पाया जाएगा यहाँ पर, अन्य खनिज भी बहुत सारे पाए जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छोटा नागपुर, ये रूर ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट ऑफ मिनरल्स है, यहाँ पर खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो आपसे रूर जर्मनी में है, तो जर्मनी में वो क्योंकि वहां पे खनिज संसाधन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वैसे ही अगर इंडिया में पूछा जाए तो वो छोटा नागपुर का क्षेत्र है। ठीक है, और दामोदर ये क्या होती है, रिफ्ट घाटी में फ्लो करती है, लेकिन ईस्ट की तरफ बहती है। ध्यान रखिएगा, दामोदर भी बहती है रिफ्ट घाटी में, लेकिन ये ईस्ट की तरफ। और वहां पर जो पश्चिम की तरफ बह रही थी, वेस्ट की तरफ बह रही थी,
वो दो नदियां कौन सी थी, कौन बताएगा? आप लोग थोड़ा सा ये भी करते चलें, ध्यान करते चलें, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर अभी आपको मैंने दो नदियां बताई थी, और नर्मदा और ताप्ती वो पश्चिम की तरफ बह रही थी, भ्रंश घाटी में ढाल के उल्टा बह रही थी, वैसे ढाल पूरब की तरफ है। दक्कन का पठार अगर हम देखें तो दक्कन पठार के भाग है, एक दक्कन लावा, दूसरा तेलंगाना और तीसरा मैसूर, है ना। दक्कन का एक लावा पठार है, दक्कन लावा पठार, दूसरा इसमें तेलंगाना का एक पठार आप कहिए, और तीसरा है मैसूर का पठार। ये तीन भागों में बांट सकते हैं। दक्कन लावा पठार ये क्रिटेशियस काल में दरारी उद्देशन से, दरारी उद्भेदन से ये बना है ना, दरारी उद्भेदन यहाँ पर हुआ था, दरारी उद्भेदन से ये बना है, इसको फिशोर इरेप्शन कहते हैं। और ये कैसा पठार है? एक बेसाल्टिक पठार है। कैसा पठार है? बेसाल्टिक पठार है। मृदा यहाँ पे कैसी पाई जाएगी? काली कपासी, ब्लैक सॉइल कॉटन, उपजाऊ यहाँ पे मृदा पाई जाएगी, और इसमें किसकी खेती होगी? यहाँ पर कपास की खेती होगी। अब यहीं पर एक चीज और है जो आपको जानना है, वो है लोनार झील। महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है बुलडाना, बुलडाना। तो महाराष्ट्र में बुलडाना ये डिस्ट्रिक्ट है, तो महाराष्ट्र के बुलडाना जिले में ये क्रिटेशियस कालीन कब की है? बुलडाना झील, उसमें बुलडाना याद रखिएगा, बुलडाना महाराष्ट्र में ये किस काल में बनी? क्रिटेशियस काल में, क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ था। और इसका माना जाता है कि ये ज्वालामुखी से बनी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे उल्का पिंड, मतलब जीएसआई के जो अनुसार अगर हम कहें तो ये उल्का पिंड के टकराने से बनी थी। माना गया कि उल्का पिंड यहाँ पर गिर गया, और उल्का पिंड के गिरने से यहाँ पर एक बड़ा क्षेत्र था वो धंस गया, और उसमें गड्ढा बन गया, बाद में उसमें पानी भर गया, तो पानी भरने से क्या हुआ, वहां पर ये झील का निर्माण हो गया। दूसरा माना जाता है कि नहीं, ये ज्वालामुखी क्रिया हुई थी, और इसे इसीलिए कुछ विद्वान क्रेटर झील भी मानते हैं। तो दोनों रूप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर विवाद भी हो सकता है क्वेश्चन में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि उल्का पिंड यानी कि मैटेराइट है, और दूसरा है कि ये ज्वालामुखी है यानी कि वॉल्केनिक है। तो दक्कन का जो क्षेत्र है ये बेसाल्ट से निर्मित है, ब्लैक सॉइल, और जो लोनार है ये स्पेस रॉक इम्पैक्ट से बनी है। ये माना जाता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटेराइट जीएसआई के जो आंकड़े बताते हैं वो ज़्यादा आप उसको पुख्ता मानेंगे, ठीक है। अब अगर हम दक्षिणी पठार की बात करें आगे, तो उसमें तेलंगाना का पठार, जैसे कि यहाँ पे हमने दो भागों में इसको बांटा था, एक तेलंगाना दक्कन के पठार को, दक्कन का लावा पठार, तेलंगाना पठार, मैसूर पठार। तो अगर हम इसकी बात करें तेलंगाना पठार की, तो आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में इसका विस्तार मिलता है। पहाड़ी, उत्तर में पहाड़ी है, और दक्षिण में यह उर्मिल मैदान यहाँ पर पाया जाता है। देखेंगे यहाँ पर टैंक इरिगेशन के लिए काफी ये अनुकूल है तेलंगाना का पठार। और अभी आपने आंकड़े पढ़े होंगे जिसमें कि बताया गया कि तेलंगाना चावल उत्पादन में शीर्ष स्थान पे पहुंच गया है। कैसे? क्योंकि सिंचाई की व्यवस्था चाहिए। सिंचाई की व्यवस्था कहाँ हो पाएगी? ऐसे ही क्षेत्रों में तो जहां पर तालाब का निर्माण हो सके और उर्मिल मैदान भी हो, जहां पर खेती किसानी ठीक ठाक हो सके, ठीक है। गोदावरी इसे दो भागों में बांटती है। ये गोदावरी यहाँ पर ये तेलंगाना पठार पे बहती है, तो उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। और ये देखिए शुरू से ये तालाब निर्माण की काफी अनुकूल रहा है। बात समझ में आ रही है? दूसरा है यहाँ पर मैसूर का पठार, जो बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं इसका हिस्सा है ना। बाबा बुदान की पहाड़ियां इस पठार का हिस्सा है। इसी पठार पे बाबा बुदान की पहाड़ियां पाई जाती हैं। और ये जो बाबा बुदान की पहाड़ियां हैं ये लौह अयस्क संपन्न क्षेत्र है। यहाँ पर लौह अयस्क खूब अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन ओर में ये काफी धनी है। और कैसी होंगी? कठोर चट्टानें होंगी। और कावेरी यहाँ की मुख्य नदी है। ये कावेरी नदी की बात करेंगे तो यहाँ की मुख्य नदी है। तीसरा यहाँ पर है दंडकारण्य का पठार, जो कि इसका पार्ट नहीं है, लेकिन दक्षिण के पठारों में तो आपको मिलेगा ही। तो दंडकारण्य का पठार ये दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र में इसका विस्तार पाया जाता है। बहुत ही ध्यान से इसको आप ध्यान रखिएगा, मतलब बहुत ही अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर ये जो विस्तार है दंडकारण्य पठार का,
वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ इसकी सीमा महाराष्ट्र से भी लगती है। तो यहाँ पर ये विकसित है, इधर छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, पूर्वी महाराष्ट्र तक ये विकसित है और बहुत ही ऊबड़ खाबड़ है। और जहां पर ऊबड़ खाबड़ होगा, बहुत ही कठोर होगा, वो अनुपजाऊ होती है वो जमीन, ठीक है। तो बिल्कुल रग्ड एंड इनफर्टाइल ये क्षेत्र इस तरीके का पाया जाता है। तो मैसूर यहाँ पे कावेरी नदी मुख्य, तेलंगाना में गोदावरी दो भागों में बांटती है। और यहाँ पर देखेंगे, आपको हमने बताया कि तालाब निर्माण के लिए, टैंक, इरिगेशन टैंक बनाने के लिए ये काफी अनुकूल क्षेत्र है। बात समझ में? तो यहीं पर एक चीज और आपको देखनी है, मेघालय का पठार, क्योंकि यहां से सवाल खूब पूछे जाते हैं। कल मैंने आपको बताया था मैप में गारो, खासी, जैंतिया के बारे में। चेरापूंजी इसी खासी पहाड़ी पर स्थित है। और आपको पता है चेरापूंजी, अभी तो मासिन राम है, एक समय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हुआ करता था। कहां पर है? यही। तो यहाँ कैसी स्थिति पाई जाएगी? आर्द्रता खूब ज्यादा होगी, खूब ज्यादा आर्द्रता यहाँ पर पाई जाएगी। और यहाँ जैव विविधता भी ठीक ठाक मात्रा में पाई जाएगी, ठीक ठाक नहीं, उच्चतम स्तर पे पाई जाएगी। अब मेघालय का जो पठार है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये पूर्वी विस्तार हिमालय का है, वास्तव में ये दक्कन पठार का पूर्वी विस्तार है। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो मेघालय का पठार है ये हिमालय का हिस्सा है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल है, पूरब में ऐसे हिमालय बढ़ता चला गया है। बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये दक्कन का पूर्वी विस्तार है। गारो, खासी, जयंतिया ये पश्चिम से पूरब ऐसे ही विस्तार पाया जाता है। चेरापूंजी और जो मासिन राम है, ये सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान, ये दोनों के दोनों खासी पहाड़ी में यहाँ पे दक्षिण भाग में स्थित है। और इसी को सिलांग का पठार भी कहा जाता है, ठीक है। इसी को सिलांग के पठार के नाम से भी जाना जाता है। जो मेघालय का पठार है इसी को कहा जाता है शिलांग का पठार, शिलांग प्लेटू के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। तो गो, खासी, जंप, यानी गारो, खासी, जैंतिया, गो, खासी, जंप, गो, खासी, जंप। और रेनफॉल्स ऑन खासी, सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो खासी पे। वर्षा कहाँ पे सबसे ज्यादा? खासी पे, क्योंकि मौसिन राम और जो दूसरा क्षेत्र है आपका चेरापूंजी, वो दोनों यहीं पर स्थित है। तो ये आपके पूरे पठारों के बारे में बात हो गई। अब यहाँ पर हमको देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैदान, ठीक है। तो मैदानों को हम देख लें और मैदानों के बाद में जो तटीय क्षेत्र हैं उनको अगर हम देख लें तो हमारा काम ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो जो भारत का विशाल मैदान है, इस मैदान की अगर हम बात करें तो हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में जो गर्त एक पाया जाता था, उसमें धीरे धीरे नदियों ने क्या किया, नदियों के द्वारा ला ला के मिट्टी उसमें पाटी गई, यानी कि उसमें जमाव किया गया। एलुवियम इसको बोलते हैं, मिट्टी लाके पाटा जाना, जैसे एल्यूवियल सॉइल होती है, तो एल्यूवियम इसको, इस प्रक्रिया को बोलते हैं। वो जमाव हुआ और जमाव होते होते, यानी कि इधर है आपका हिमालय, दूसरी तरफ है क्या? प्रायद्वीपीय भारत। तो इधर हिमालय है, यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत है, इसके बीच में नदियों के द्वारा, यहाँ से नदियां निकली, इधर से नदियां, इनके द्वारा मिट्टी का पटाव किया गया, तो यहाँ पर मैदान का विकास हुआ। इधर आपका है हिमालय और यहाँ पर है प्रायद्वीप, ठीक है। और इसके बीच में आपको मिल रहा है क्या? मैदान। क्या मिल रहा है? मैदान। तो हिमालय पर्वत श्रेणी और प्रायद्वीपीय भारत के बीच में है, एक लाइन में, ये आप समझ सकते हैं। गंगा, यमुना, सिंध, ब्रह्मपुत्र, कोसी, ये सब नदियां यहाँ पर बहती हैं। उन्होंने मिट्टियां पाट दी, सोल, चंबल, ये सब नदियां बहाकर लाई। अब इसको संरचनात्मक विशेषताओं के आधार पर देखें तो हम इसको मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश वो प्रदेश है जो बाह्य हिमालय है, जिसको आपने कल पढ़ा था शिवालिक के नाम से। तो शिवालिक के फूट हिल्स में, यानी कि फूट हिल्स का मतलब गिरिपाद में, गिरिपाद का मतलब उसके नीचे बिल्कुल पैर के पास, जैसे आपका पैर है, तो वहां पर भाबर क्षेत्र पाया जाता है। और विस्तार की बात करें तो सिंधु नदी से तिस्ता नदी तक ये विस्तृत है। 8 से 16 किलोमीटर एक चौड़ी पट्टी सिंधु नदी से तिस्ता नदी के बीच में पाई जाती है। कंकड़, पत्थर, यहाँ पे देख रहे हैं, ये भाबर है, भाबर दिमाग में बिठा लीजिए, कंकड़ पत्थर वाला मैदान है। अलूवियल फैंस, जलोढ़ पंख यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन नदियां यहाँ पर क्या होती हैं, जैसे कंकड़ पत्थर कहीं पड़ा हो और नदियां बहेंगी तो कंकड़ पत्थर के नीचे पानी रहेगा,
आपको दिखेगा नहीं। तो ये नदियां यहाँ पर क्या होती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, अंतर्धान हो जाती हैं, पत्थरों के नीचे बहने लगती हैं। तो भाबर का मतलब भार, लोड ऑफ स्टोन, भार भारी होता है, भाबर भाबर भारी होता है, याद रखिए। और भार काहे का होता है, लो स्टोन का होता है। जैसे पत्थर भारी होते हैं, ठीक है, पत्थर क्या होते हैं, भारी होते हैं, और ये स्टोन का भार है ना। और ये क्या करता है, ये नदियों को दबा देता है नीचे, ये भार क्या करता है, नदियों को दबा देता है। ऐसे ध्यान रखिए। दूसरा जो क्षेत्र है यहाँ पर वो है तराई क्षेत्र। भाबर, भाबर के जस्ट दक्षिण में, ये उत्तर है, ये आप इसको नॉर्थ, और ये साउथ, ये 3D इमेज है। जस्ट भाबर के बाद में तराई पाया जाता है, भाबर के ठीक साउथ में। और यहाँ महीन रेत, अब जो पत्थर है वो और दक्षिण में आप आएंगे तो टूट जाएंगे, वो पत्थरों में क्या होगा, वो टूटने लगेंगे। तो महीन रेत पाई जाएगी, और महीन रेत के साथ में यहाँ पे मृदा थोड़ी सी चिकनी हो जाएगी, चिकनी मिट्टी मिलेगी यहाँ पर। और यहां पर जब ऐसा होगा तो जो भार था वो खत्म हुआ, टूट गई, हल्का हो गया। तो जब भार खत्म हुआ तो नदियां नीचे से ऊपर निकल आई, दिखने लगी। तो नदियां फिर से यहाँ पर दिखने लगती हैं, सतह पर आ जाती हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, महीन महीन कण होते हैं, इससे दलदली क्षेत्र यानी कि स्वैम्प का विकास हो जाता है। समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर स्वैम्प में वाटर क्या होता है, स्प्रेड होने लगता है, पानी फैलना शुरू हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर घने वन और ठीक ठाक जैव विविधता आपको मिलेगी। और वर्तमान में वनों को काटकर कृषि भूमि, गन्ना, चावल, इनके योग्य इसको बना दिया गया है। बात समझ में। तो तराई, तराई का मतलब तर, तराई, तराई तर रहता है, तर रहता है यानी कि पानी रहता है उसमें, वेट रहता है, सोखता है, पानी को सोख लेता है। और यहाँ पर क्योंकि जहाँ पे दलदली क्षेत्र पाया जाएगा तो मच्छर पाए जाएंगे, मच्छर पाए जाएंगे तो रोग ज्यादा होगा, मच्छर के काटने से जितनी भी रोग होंगे, कीड़े मकोड़े खूब पाए जाएंगे यहाँ पर। तो ये तराई क्षेत्र हुआ। तराई से जैसे आप दक्षिण में बढ़ेंगे, तराई से दक्षिण बढ़ने पर आपको बांगर क्षेत्र मिलेगा, ठीक है। अब क्या मिलेगा आपको, बांगर क्षेत्र मिलेगा, बांगर। तो ये वास्तव में क्या होता है, ये प्राचीन जलोढ़ से निर्मित, ओल्ड एलुवियम से निर्मित ये क्षेत्र होता है। खादर से ऊंचा होता है, बाढ़ का पानी यहाँ पे नहीं पहुंचता है। खादर का मतलब है कि नीचा क्षेत्र, खादर का मतलब खाद, और खाद का मतलब होता है कि जहां पर उर्वरता होती है, और उर्वरता वहीं पर होती है जहां पर पानी वगैरह मिलता रहता है, ये उससे ऊंचा क्षेत्र होता है। और मुख्य रूप से दोआब, गंगा यमुना दोआब क्षेत्रों में, जैसे गंगा यमुना का दोआब है, ऐसे जितने भी दोआब है वहां पर ये मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारे मैदान में गंगा यमुना का दोआब। अब इसी को देखा जाए तो बांगर में दो प्रकार के, एक है बारिंद मैदान, है ना, और दूसरा है भूर क्षेत्र। बंगाल के डेल्टाई क्षेत्र में प्लिस्टोसीन काल का, अब लेटराइट ये बन गया है, वो जो क्षेत्र है उसको, बंगाल का जो डेल्टाई क्षेत्र है इसको हम बारिंद मैदान के नाम से जानते हैं, है ना। वास्तव में ये क्या है, प्राचीन गंगा डेल्टा है, ये गंगा का प्राचीन डेल्टा है, उसको हम क्या कहते हैं, वारिंद मैदान, क्या कहते हैं, वारिंद मैदान। और दूसरा जो भूर है, ये ऊपरी गंगा यमुना दोआब, ऊपरी का मतलब है कि गंगा जहां से चल रही है, उत्तराखंड से ऐसे आ रही है ना, तो ऊपरी गंगा यमुना दोआब, यानी कि आप देखोगे तो बिजनौर मुरादाबाद के आसपास, ये हवा द्वारा लाई गई रेत के यहाँ पे कटक आपको मिलेंगे, रिज मिलेंगे। तो इसमें कंकड़ पत्थर, बालू की मात्रा ठीक ठाक मात्रा में मिलेगी। और ये मतलब भूर मिट्टी को जन्म देने वाला मैदान होता है, यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो भूर मिट्टी पाई जाती है। तो कंकड़ पत्थर और बालू की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, भूर मैदान के नाम से जानते हैं। तो आज से अगर पूछा जाएगा कि बांगर ऊंचा कि खादर, तो आप कहेंगे कि बांगर ऊंचा, खादर नीचा। खादर में पानी पहुंचता है यानी कि खाद रहता है। तो बांगर, भांगर यानी कि ओल्ड, स्क्रैप ओल्ड सॉइल होती है, हाई यानी ऊंचाई ज्यादा और ड्राई होती है। और खादर यानी खाद, खाद, खाद का मतलब क्या हुआ, खाद का मतलब हुआ कि जहां पे पानी वानी मिलता है, जहां पे उपजाऊपन है। इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद में जब आप आगे बढ़ेंगे तो एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, जो खादर है, सॉरी बांगर है, बांगर मिट्टी में कहीं कहीं अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि पर क्या होते हैं, सफेद नमक की परत, नमक की सफेद परत बन जाती है। और जैसे नमक की सफेद परत बनती है
तो उनको रेह या कल्लर के नाम से जाना जाता है। और ये भूमि बंजर हो जाती है। ये क्या होती है? भूमि बंजर हो जाती है, क्योंकि उसमें नमकीन मिट्टी पाई जाती है, साल्ट पाया जाता है। लेकिन आपको पता होगा कि रेह मिट्टी का उपयोग कपड़े धुलने में किया जाता है। पहले जब डिटर्जेंट नहीं होता था तो देसी डिटर्जेंट यही है, क्योंकि उसमें कास्टिक पाया जाता है। तो वो कपड़े के मैल को काटने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और अगर हम खादर की बात करें अब, तो खादर वास्तव में, देखिए ये रेह कल्लर है, ये क्या है? जहां बांगर मिट्टी में सिंचाई हुई है, एक्सेस इरिगेशन हुआ है, क्योंकि वहां पे पानी पहुंच नहीं रहा है, तो खेती करने के लिए सिंचाई की गई। तो वहां पर क्या हुआ? नमक की सफेद परत जम गई। ठीक है, तो नमक की सफेद परत जम गई और ये बंजर हो गई। लेकिन इसी के बगल अगर खादर की हम बात करें, तो ये न्यू एलुवियल सॉइल पाई जाती है। और ये लो लैंड होता है, अपेक्षाकृत। अपेक्षाकृत ये लो लैंड है। और इस लो लैंड में आप देखेंगे हर साल बाढ़ का पानी आता है। और जहां नदियां बाढ़ का पानी लाती हैं, वो उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं। और उपजाऊ मिट्टी जैसे बिहार है, पूर्वी यूपी है, पश्चिम बंगाल, तो बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी लाती है, लेकिन बाढ़ आती है तो और दयनीय दशा उत्पन्न करती है। तो बाढ़ आना प्राकृतिक दृष्टि से एक बार आपको उपजाऊपन में वृद्धि करने का कारक बनता है, लेकिन घर मैदान कर देती है, सड़क खत्म कर देती है। तो इसके लिए ये गलत है। तो पंजाब में इसे वेट कहा जाता है। पंजाब में इसको क्या कहा जाता है? बेट कहा जाता है ना। तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यहाँ पर खादर कहा जाता है, लेकिन इसी को पंजाब में बेट कहा जाता है। बेट कहाँ कहा जाता है? पंजाब में कहा जाता है। ठीक है, तो आपका एक ये क्षेत्र हो गया। अब याद कैसे रखेंगे? खादर का मतलब खाद, फर्टाइल, जो फर्टाइल सॉइल होती है। और बेट पंजाब में कहा जाता है। पंजाब की जो खादर है उसको क्या कहते हैं? बेट कहा जाता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब आपने इसको देखा। अब जो हमारा विशाल मैदान है, उसको हम अगर अध्ययन करें तो कई भागों में उसको बांट के अध्ययन हमको करना चाहिए, जिससे कि आसानी से हम पढ़ सकें। जैसे अगर इस पूरे मैदान को बांटे तो नदियों के आधार पर हम विभाजन कर सकते हैं। सिंध और पंजाब का मैदान, सिंध का मैदान, सिंध के बाद पंजाब का मैदान। ठीक है, यहां से सवाल कैसे पूछे जाएंगे, ये सबसे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये जो मैदान का जो पूरा क्षेत्र है, वो वहां से विकसित होगा, सिंध से उधर से शुरू होगा। सिंधु नदी के पश्चिम से ये स्टार्ट होगा। सिंध नदी का जो मैदान है, ये सिंध नदी के पश्चिम में ये विस्तृत आपको मिलेगा। और यहाँ पर सिंधु नदी के पश्चिम का मैदान मुख्यतः जो बना होगा, ये बांगर से बना होगा। ये कैसा होगा? ये बांगर क्षेत्र होगा। कैसा? बांगर क्षेत्र। और इसमें आप देखेंगे तो इसकी पूर्व में स्थित जो मैदान होगा, वो उच्चावट की दृष्टि से विशिष्ट डेल्टाई क्षेत्र आपको यहाँ पर मिलेगा। नवीन जलोढ़ निक्षेप आपको मिलेंगे। नवीन जलोढ़ निक्षेप कहाँ पे मिलेंगे? जो नवीन होगा, पूर्व वाला होगा। और यहाँ पर ये बांगर होगा, क्योंकि ये ऊंचा है, ये ऊंचाई पे पाया जा रहा है। ठीक है, तो नवीन जलोढ़ निक्षेपों की सतह पर पुराने नदी मार्गों के अवशेष यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये लंबे और सकरे गर्तों के रूप में पाए जाएंगे। इन्हीं को, जो गर्त पाए जाएंगे, इनको धोरोस कहा जाता है। तो कभी आपसे धोरोस पूछा जाए तो पुराने नदी मार्ग के अवशेष होते हैं। ये क्या होते हैं? पुराने नदी मार्ग के अवशेष होते हैं। और दूसरा, एक स्थानीय भाषा में सूखे नदी मार्ग की जो क्षारीय झीलें होती हैं, जैसे पूर्वी नारा है, तो इनको धांड के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। क्या कहा जाता है? धांड कहा जाता है। तो ये दो चीजें आप याद रखेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज पंच दोआब, जिसको हम कहते हैं पंजाब का मैदान। यहां से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये जो मैदान है, ये पंजाब पंजाब के साथ साथ दो जगहों पे याद रखिएगा। एक आपको याद रखना है पंजाब, और पंजाब के साथ साथ ये दूसरे जो क्षेत्र है जहां पाया जाता है, प्लस याद कर लीजिए इसको, हरियाणा। ठीक है, यहां पर आपको मिलेगा। अब देखिए, सिंध मैदान में ये धोरोस है, और इधर आप आएंगे तो ये धांड है। ये पूरब का हिस्सा है, ये इंडस नदी, ये सिंध नदी बह रही है, सिंध नदी ये बह रही है, ध्यान रखिएगा। जब पंजाब में आप पहुंचेंगे, तो पंजाब में जहां पे खादर को क्या कहा जाता है? बेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 5 दोआब आपको मिलते हैं, और यहाँ से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। एक है विस्त दोआब। विस्त दोआब याद रखिएगा, ब्यास सतलज। विस्त में ब्यास सतलज। दूसरा दोआब है यहाँ पर
इधर लिखा नहीं है, मैं आपको दूसरा यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, वो है बारी दोआब। ये दूसरा यहाँ पे नहीं लिखा है ना, छूट गया है, तो ये है बारी दोआब। बारी दोआब जो है, इसमें कौन कौन सी नदियां होंगी? व्यास और रावी, व्यास प्लस रावी। अब देखिए, बिस्त, ब्यास, सतलज, बारी, बारी, यहाँ पे बी आ रहा है ना, तो ब्यास और रावी, बारी, ब्यास, रावी। बिस्त, तो ब्यास और सा से सतलज। तीसरा है रचना, तो रचना का रा, रावी और चा, चिनाब, रचना, देखिए उसी में है। फिर है छाछ, तो छाछ में सी एच से चिनाब और जे से झेलम, छाछ। और एक है सिंध सागर द्वाब, तो सिंध सागर को याद रखना है, झेलम और चिनाब को, ये भी झेलम, चिनाब और सिंध तीन को मिला देंगे तो ये हो जाएगा क्या? सिंध सागर द्वाब। झेलम, चिनाब और सिंध, झेलम, चिनाब और सिंध, इसको मिला देंगे तो सिंध सागर द्वाब ये हो जाएगा। बात समझ में? मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूं, बिस्त द्वाब, बी, बी से व्यास और सा, तो ये सतलज। रच और दूसरा बारी मैंने बताया, तो बी से ब्यास है ना, और रा से, रा से यहाँ पर क्या हो जाएगा? रावी। फिर रचना, रचना में आर से रावी और च, च से क्या हो जाएगा? चिनाब, छाज, सी एच यहाँ पे आ रहा है, चिनाब, और फिर ज से झेलम। और फिर सिंध सागर, सिंध सागर में तीन ये हो जाते हैं, झेलम, चिनाब और सिंध, इनका द्वाब है। यहां से सीधे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, सीधे सवाल यहाँ पर ऐसे आपसे मिलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप एक एक करके देखेंगे, ये सिंध नदी आपकी बह रही है, यहाँ पर ये बिस्त है, ये रचना है, ये बारी है और ये छाछ है, ठीक है, और अंत में आके ये सिंध सागर द्वाब है। इस तरीके से क्रम आप याद रखेंगे, जो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। बात समझ में? तो नेम्स हाइड द रिवर, ये बिस्त, ब्यास, सतलज, रचना, रावी, चेनाब, इसी तरीके से ये पूरा आपको याद रखना है कि जो नेम्स हैं उनमें जो बारी है उसी में हिडन है, हिडन मोड में नदियों का नाम आपको मिलेगा। अब देखिए जरा प्रश्न करते हैं, पश्चिमी घाट के दर्रों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम, फिर से मैं रिवीजन करा रहा हूं, तो थार, भोर, है ना, और यहां पर देखिए पाल और सेनकोटा, ये हो जाएगा बी। निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक से नहीं निकलती है? तो यहाँ पे नर्मदा निकलती है, महानदी निकलती है, और बताइए कौन सी? नहीं, नर्मदा निकलती है, सोन निकलती है, महानदी यहाँ से नहीं निकलती है। यहाँ से क्या नहीं निकलती है? महानदी नहीं निकलती है। और यहाँ पर आइए दूसरा, तो उत्खात भूमि किस प्रकार की विशेषता है, मतलब किस पठार की विशेषता है, सॉरी किस पठार की विशेषता है? तो ये बुंदेलखंड की विशेषता है ना। पंजाब के मैदान में बेट किसे कहा जाता है? तो पंजाब के मैदान में बेट कहते हैं जो खादर भूमि होती है उसको, खादर भूमि को बेट कहा जाता है। बात समझ में? ये आपका समझ सकते हैं कि एक रिवीजन था, ठीक है। रिवीजन इसलिए जरूरी है कि जो आपने पढ़ा वास्तव में कुछ समझ में आ रहा है कि बस वैसे ही, ठीक है। अब क्या बचा? अब दूसरा है, वो है 1 मिनट, क्लास लंबी भी हो रही है। अब हमको यहाँ पे राजस्थान का मैदान पढ़ना है, दूसरा जो यहाँ पे हमको देखना है वो है राजस्थान का मैदान, तो उसको नेक्स्ट क्लास में फिर गंगा का मैदान, इस तरीके से हम आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो फिर दिक्कत जानते हो क्या होगी? बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो समस्या होगी कि याद करने में दिक्कत हो रही है। तो ये आपको समझ में आया होगा, मैदान हमने शुरू किया, बस एक क्लास और लगेगी तो ये पूरा आपका हो जाएगा डिटेल में पूरा, इससे फिर बाहर सवाल नहीं आएंगे। ऐसे मेंस में भी आप इसको आसानी से लिख पाएंगे अगर कहीं आपको मेंस लिखना है तो, और प्रीलिम्स तो आपका 100% ये हो ही जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और फिर हम आगे डिस्कस करेंगे, उसको आप पढ़ के आइएगा, जिसमें हम मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें जो मैदान है, मैदान में जैसे हमने यहाँ पर जो मैदान पढ़ा है वो अभी पंजाब के बारे में हमने बात की है, और सिंध का मैदान हमने देखा है, तो पंजाब सिंध हो गया है। अब आगे हम राजस्थान के मैदान के बारे में बात करेंगे, गंगा के मैदान के बारे में बात करेंगे, ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में बात करेंगे। फिर जो चौथा पार्ट हमारा है जिसमें हमने बात की थी किसकी, कि चौथा जो हिस्सा है तटीय क्षेत्रों के बारे में, है ना,
तो तटीय क्षेत्रों के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।